व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। योगी आदित्यनाथ बोले, निवेश से जुड़े युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। नई मुंबई में मूसलाधार बारिश से जल प्रभाव, यातायात प्रभावित। मोहन यादव बोले, दुबई व्यापार का नया वैश्विक दौर। आइए देखते खबर विस्तार से। निवेश से युवाओं के लिए पैदा होगी रोजगार के अवसर, बोले योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में तेजी से बढ़ते निवेशकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में शासनीयत और कानून व्यवस्था में सुधार के चलते निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, अपने पिछले 8 वर्षों में महसूस किया होगा कि जब कानून व्यवस्था अच्छी होती है और सरकार की नीयत अच्छी होती है तो आपको कुछ ही समय में निवेश की बाढ़ आती नजर आती है। CITS का प्रशिक्षण लिया है, आप असिस्टेंट टैंकर के पद पर कार्यरत हैं, जहां पर आप 75,000 की सैलरी प्राप्त कर रही हैं। श्री मुजीब खान जी, आप जनपद बरेली के रहने वाले हैं और वर्तमान में कंपनी सन फार्मा में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, जिसके माध्यम से 32,000 रुपए की सैलरी आपको प्रदान हो रही है। सुश्री पूजा विश्वकर्मा लखनऊ जनपद की रहने वाली हैं, CITS का प्रशिक्षण प्राप्त कर वर्तमान में आप 50,000 मासिक की आमदनी आपकी हो रही है। श्री करण निषाद जी अयोध्या जनपद के रहने वाले हैं और प्लम्बर ट्रेड में ITI से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज 50,000 रुपया महीना आप प्राप्त कर रहे हैं। श्री भूपेंद्र कुमार जी हरदोई जनपद के रहने वाले हैं, राजकीय ITI बेतिया चंपारण बिहार में 60,000 सैलरी के साथ कार्यरत है। श्री विकी कुमार जी नोएडा जनपद के रहने वाले हैं और वर्तमान में टेक्निकल के पद पर विल हाउस नोएडा 50,000 मासिक वेतन के साथ कार्यरत हैं। आप सभी की जोरदार तालियां इनके लिए। श्री शुभम राजपूत लखनऊ जनपद के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत स्किल टेलरिंग इंस्टीट्यूट रेमंड में आप ऑपरेटर हैं। श्री अभिषेक वर्मा संभल जनपद के रहने वाले हैं, इन्होंने राजकीय ITI संभल से RA ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सुश्री रुचि अंबेडकर नगर की रहने वाली है और कोनर टेंटर ऑपरेटर पद पर कार्यरत है, जिसमें 17,000 का वेतन आपको मिल रहा है। सुश्री मनीषा सोनकर प्रयागराज की रहने वाली है और 41,000 रुपए की सैलरी प्राप्त कर रही हैं। श्रीमती संतोष पाल जी, सुश्री कंचन वर्तमान में कार्ड 24 कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। सुश्री निशा जायसवाल जी हील सिंह हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में नर्सिंग असिस्टेंट हैं और श्री अरुण कुमार गौतम जी लखनऊ जनपद के रहने वाले हैं और आप 25,000 का वेतन वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं। इन सभी जितने भी हमारे यूथ आइकन अवॉर्डी हैं, आपसे अनुरोध है कि मंच के अग्र भाग पर आप क्रमबद्ध हो जाएं ताकि आपका एक समूह चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लिया जा सके। हमारे इन यूथ आइकन्स के लिए आपकी जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। मैं आप सबके संज्ञान में डाल दूं कि आज ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में हो रहा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में यही कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर विभिन्न 11 यूथ आइकन्स को वहां के जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण सम्मानित कर रहे हैं। यूथ आइकन सम्मान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते हुए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त किया है। इन यूथ स्किल आइकन्स में कुछ उच्च वेतन प्राप्त लाभार्थी अपने कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से प्राप्त हुए लाभ के अनुभव साझा करने को उत्सुक हैं, जिसमें सबसे पहले श्री निर्मल कुमार जी हमारे बीच में हैं, जो अपने अनुभव साझा करेंगे। निर्मल कुमार जी, आप अपना अनुभव साझा करें। हेलो। मंच पे सभी उपस्थित मंत्रीगण एवं अधिकारीगण, सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम निर्मल कुमार
मैं कुसमौरा काकोई लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम श्री राम स्नेही यादव। मैं जो कक्षा हाई स्कूल तक मैं अपनी उतरी, मैं हाई स्कूल तक अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद हमारी आर्थिक स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थी ताकि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं। तो मुझे एक अखबार द्वारा पता चला कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन रेमंड ट्रेनिंग सेंटर में निःशुल्क सिखाया जाता है। तो वहाँ पे मैं गया, जानकारी ली, तो मैंने तुरंत एडमिशन करवाया वहाँ पे। मुझे बहुत अच्छे से बारीकियाँ सीखने को मिली वहाँ पे। फिर मुझे कोर्स होने के बाद में नौकरी का ऑफर मिला। उसके बाद हमने नौकरी करने की इच्छा में नहीं थी। मैंने खुद का अपना बुटीक का काम किया। उसके बाद काम करते करते धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा। आज मेरे पास 7 बंदे काम करने वाले हैं और आज मैं कम से कम 50,000 की इनकम कमाता हूं और 1 लाख तक में जाता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन रेमंड ट्रेनिंग सेंटर और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। हमारी अगली लाभार्थी सुश्री पूजा पाल जी हैं। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों और अतिथियों और माननीय श्री मुख्यमंत्री को मेरा सादर अभिनंदन है। मैं पूजा पाल लखनऊ से हूँ और मैंने लखनऊ ITOT से CITS में स्विंग टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग की, जिसके दौरान मेरा सिलाई विषय में TGT में सिलेक्शन हो गया और आज मैं बुलंदशहर में सहायक अध्यापिका के पद पर माध्यमिक कॉलेज में सिलाई विषय में कार्यरत हूँ और सेवा कार्य कर रही हूँ। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। कितना पैसा आप महीना कमा लेती हैं? कितना वेतन आपको मिलता है महीने का? सर 70+ रहता है। 70+? हाँ। ओ, तो बाकी क्या चाहिए आपको? है? बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। धन्यवाद। श्री मुजीब खान जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुजीब खान है। मैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का रहने वाला हूँ एंड अखबार के माध्यम से मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत हमारे यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट में ही फ्री में कौशल सिखाया जाता है। तो मैंने वहाँ जाकर पता किया तो मेरी सही से काउंसलिंग की गई और मुझे सारी ट्रेड्स के बारे में बताया गया। मैंने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में एडमिशन ले लिया। मेरी ट्रेनिंग के पश्चात मुझे अच्छी अच्छी कंपनी से ऑफर आने लगे क्योंकि मेरा CV बहुत स्ट्रांग हो गया था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के डिप्लोमे की वजह से। और मैं आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी सन फार्मा में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करता हूं और मेरा पैकेज अभी इनिशियल पैकेज 3.75 लाख पर एनम है। थैंक यू। धन्यवाद मुजीब खान जी। सुश्री पूजा विश्वकर्मा। सभी मंत्रीगण को मेरा सादर नमस्कार है। मेरा नाम पूजा विश्वकर्मा है। मैं यहीं लखनऊ की निवासी हूँ। मैं हाई स्कूल करने के बाद मैंने इंटर किया है और MA कंप्लीट किया। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँ, तो मैं कुछ लाइफ में करना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड ने, फिर शादी हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे ITI करवाया। ITI के बाद में 1 साल प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने अपना एक छोटा सा पार्लर खोला। तो उसमें कर रही थी। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे और प्रशिक्षण की ज़रूरत है, तो मैंने ITOT से CITS कंप्लीट किया है। और CITS कंप्लीट करने वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी, मतलब नए नए जो मशीनों के बारे में जाना। पहले हम बेसिक कोर्स के बारे में जानते थे, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जाना। फिर वहाँ से कंप्लीट करने के बाद में मैंने अपना एक सैलून खोला हुआ है और आज मैं 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रही हूँ और अपने अंडर में 2 लड़कियाँ भी रखी हुई हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लाभार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग तथा मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज के मध्य एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया जा रहा है, जिससे विभाग को कौशल क्षेत्र में नए पाठ्यक्रमों, नवाचार एवं
अन्य कौशल के अन्य आयामों में सहयोग प्रदान किया जाएगा। अनुबंध के आदान प्रदान हेतु मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज से प्रोफेसर शिवेश श्रीवास्तव जी, डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तथा प्रोफेसर डॉक्टर अरुण प्रकाश जी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। और ये अनुबंध का आदान प्रदान कौशल प्रशिक्षण में स्मार्ट प्रौद्योगिकी के समावेश को बढ़ावा देगा। उदीयमान क्षेत्रों हेतु नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे तथा उनके प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कि ये कह सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज विभाग का नॉलेज पार्टनर बन गया है। बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। आज विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन उद्योग प्रतिनिधियों को इंडस्ट्री ट्रेनिंग एम्बेसडर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने हमारे युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी प्रतिभा को संवार कर रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाने में हमारा सहयोग किया है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री सुशील कुमार जी को, कृपया मंच पर पधारें। श्री सुशील कुमार जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को इंडस्ट्री एम्बेसडर फॉर कौशल प्रशिक्षण घोषित करने में हम सबको आनंद की अनुभूति हो रही है। इन्होंने 262 राजकीय ITI के उन्नयन में महती भूमिका निभाई है। इसके पश्चात रेमंड्स टेलरिंग कौशल के प्रतिनिधि फ्लेक्सी ट्रेनिंग पार्टनर के अंतर्गत श्री आशीष तिवारी जी, आपको भी मंच पर आमंत्रित करेंगे। RSWM लिमिटेड के प्रतिनिधि जय कंदील डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट के प्रतिनिधि और इम्पायर प्रगति वोकेशनल एंड स्टाफिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि, आप सबको मंच पर हम सम्मानित करके स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, या आप हमारे ट्रेनिंग एम्बेसडर्स हैं। मैं चाहूंगी कि इन प्रशिक्षकों के लिए जोरदार तालियां आप मंच तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं उद्बोधन हेतु माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग श्री कपिल देव अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सभी लोग एक बार जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की। सभी का बहुत अभिनंदन। हमारे विभाग व्यवसाय शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता का ये सौभाग्य है कि हमारे बहुत ही ऊर्जावान युवाओं के आइकॉन सदैव उनको रोजगार के लिए, स्किल के लिए, नौकरी के लिए ईमानदारी के साथ प्रेरित करने वाले अब पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लिए एक शानदार मुख्यमंत्री के रूप में जिनकी पहचान आज पूरी दुनिया के अंदर है, ऐसे में बहुत ही सम्मानित आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री, पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे MSME के मंत्री आदरणीय राकेश सिसान जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय मन्नू कोरी जी, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय मनोज सिंह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री के सलाहकार बहुत ही वरिष्ठ IAS आदरणीय अनीश अवस्थी जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे उद्यमी जिन्होंने यहाँ पे उद्यमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, हमारे ऐसे रोजगार पाने वाले या करने वाले या नौकरी करने वाले ऐसे सभी नौजवान जिनको मुख्यमंत्री के सम्मान होने का अवसर मिला, टाटा सुशील जी, वी राजू जी और सभी प्यारे बच्चे, हमारे अधिकारीगण, आज हम सब के लिए, हमारे विभाग के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने महत्वपूर्ण समय से
समय निकाल करके हम सबको आशीर्वाद देने का काम किया, ऊर्जा देने का काम किया। आपका आगमन हमारे विभाग को गति प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, और जो चीजें हमसे छूट रही हैं उन सब में भी आपका मार्गदर्शन प्राप्त हमको होगा। साथियों, प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब भी युवाओं को संबोधित करते हैं, कोई भी उनका विषय होता है, तो युवा कैसे स्किल्ड हो, कैसे उसके हाथ में हुनर हो, वे केवल नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी बने, एंटरप्रेन्योर भी बने, हमेशा उसके लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को हमको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ संचित करना है, उसे हमारे विभाग के बिना यह कल्पना पूरी नहीं हो सकती। हमारे विभाग ने कम समय के अंदर, गत 8 वर्षों के अंदर, एक समय था जब ITI को तबेले की जगह तब्दील लोगों ने कर दिया था, प्रशिक्षण नहीं होता था, ट्रेनिंग नहीं होती थी, स्किल में प्रशिक्षण नहीं होता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने बहुत तेजी के साथ गति प्राप्त करने का काम किया, गति प्रदान करने का काम किया। हमने कम समय के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 303 ITI हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद 60 ITI को हमने डेवलप करके उनको संचालित करने का काम किया। मैं धन्यवाद करूंगा टाटा का कि जिसे CSR फंड से लगभग 8,000 करोड़ रुपए लगा करके, बड़ा अचीवमेंट हमारे विभाग के लिए है कि 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करके हमारे प्रदेश की 150 ITI प्लस 62 वर्किंग में हैं, 150 तैयार हैं, 62 वर्किंग में हैं। ऐसी ITI को नए इनोवेशंस के साथ, नई ट्रेनिंग के साथ, नए प्रशिक्षण के साथ, जो आज इंडस्ट्री की डिमांड, इंडस्ट्री के लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप जो नए नए हमारे ट्रेनिंग के सेंटर्स हैं, उनके अंदर उनको अपने कोर्स शुरू करने का काम किया, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, लेजर कटिंग है, CNC है, 3D प्रिंटिंग है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, डिजिटल कंप्यूटराइजेशन है। इसके अलावा ई-व्हीकल के साथ साथ हमने और भी जो इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार और इंडस्ट्री के लोगों को विजिट कराने का काम करते हैं। आप बताइए कि आपको कैसे युवाओं की आवश्यकता है। एक गैप समाज में लगातार था कि इंडस्ट्री के अनुसार बच्चों को तैयारी नहीं होती थी, और जो बच्चे तैयारी करते थे वो इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाते थे। हमने इंडस्ट्री के लोगों को पूरे जनपद के अंदर जहां भी इंडस्ट्री हमारी हैं, उन सबको बुला करके उनका एक बच्चों की ट्रेनिंग, बच्चों का मोटिवेशन कराने का काम करते हैं। बच्चों को इंडस्ट्री के अंदर भेजते हैं कि आप जाइए और प्रशिक्षण लेकर के आइए, ताकि बच्चों को वहां पे रोजगार करने का और नौकरी करने का अवसर प्राप्त हो सके। ये भाग लगातार हमारा कर रहा है। इसके साथ साथ टाटा के साथ हमने अन्य हमारी और जितनी बिल्डिंग है, उन सबको भी हमने नए सिरे से उनको डेवलप करने का काम किया है। बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अब मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं मुख्यमंत्री जी कि प्रदेश की किसी भी ITI में कोई अधिकारी या आपका स्वयं का विजिट होगी, तो हमारी सब ITI आपको नई तकनीक के साथ और नई ऊर्जा के साथ, और हमारे युवा आपको शानदार तरीके से काम करते हुए मिलेंगे, और आपको वहां जाकर के प्रसन्नता होगी। इतना काम लगातार पिछले 8 वर्षों के अंदर होने का काम हुआ है, मैं आपको बधाई देता हूं। इसके साथ साथ हमारे जो 5 जनपदों के अंदर ITI के माध्यम से टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी समूह द्वारा सेंटर ऑफ इनोवेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग, उनका भी काम शुरू हो रहा है, जिसमें एक हमारे जनपद में मुजफ्फरनगर में भी है, और उसके साथ अभी मेरी टाटा से बातचीत हुई है। जल्दी उनका शुभारंभ शिलान्यास होकर के वहां भी इंडस्ट्री के लोगों को अपनी डिमांड के अनुसार युवाओं को तैयार करने का अवसर मिल पाएगा, और बच्चे उनको तैयार कर पाएंगे। ये भी हम काम कर रहे हैं। PP मॉडल पर भी हमने 38 ITIs हमने उनको दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया, और PP मॉडल पे दिया है। वो तेजी से गति प्रदान कर रही है, उनका काम चल रहा है। और इसके साथ साथ हमने IT/OT की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी 6 नए ट्रेड्स का भी हमने शुभारंभ किया है, जिसमें 600 सीटों का प्रशिक्षण हम दिला पाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मिशन के अंदर भी, यानी कौशल विकास के अंदर भी हम बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाते हैं। DDU GKY वो लगातार उसमें काम करता है। जो हमारा फ्लेक्सी सिस्टम है, उसमें बड़े बड़े कंपनियां जो ग्रुप हैं, रेमंड से, महिंद्रा है, मारुति है, ऐसी बड़ी जो कंपनियां हैं, वे बच्चों को यहां सेंटर बनाती हैं, ट्रेनिंग कराती हैं, और अपनी ही कंपनियों में या अपनी जैसी अन्य कंपनियों में उनको ट्रेनिंग दिलवा करके उनको नौकरी दिलवाने का काम करती हैं। बहुत बड़ा ये प्रयास फ्लेक्सी के माध्यम से हमारे विभाग के द्वारा हो रहा है। इसमें भी लगातार हम काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने मिशन में भी DDU GKY के अंदर भी जो हमारे इंटर हाउसिंग ट्रेनिंग बच्चों की होती है,
उनके अंदर भी बच्चों को ट्रेनिंग, महिलाओं को, बेटियों को ट्रेनिंग दिलवाने का हम क्या करते हैं। जैसे भी 3-4 लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया, उनके साथ बच्चों को कैसे रोजगार के साथ साथ, नौकरी के साथ वो एंटरप्रेन्योर कैसे बने, उनका भी प्रशिक्षण लगातार विभाग के द्वारा होता है। बच्चे ट्रेनिंग प्राप्त करके वो रोजगार देने का काम करें। 2, 4, 6 ऐसे लोगों को मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उन्होंने 5 लाख तक का ऋण बिल्कुल न्यूनतम ब्याज पर, बिना ब्याज के ऐसे युवाओं को, बच्चों को देने का काम करते हैं। जो मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पहली बार ये एमएसएमई के विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है। आज भी वो सब बच्चे जो ट्रेनिंग यहां से लेते हैं अपना सर्टिफिकेट देकर से बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोई प्लेस प्रॉपर्टी किए आपको ऋण मिल सकता है, ताकि आप काम करने का आपको अवसर प्रदान करें। मैं आपसे अंत में कहूंगा कि आईटीआई करने वाले बच्चे, कौशल विकास विभाग में काम करने वाले बच्चे, या जो हमारे इंटरमीडिएट में, हमने प्रोजेक्ट प्रवीण के अंदर भी, इंटरमीडिएट के अंदर भी योजना शुरू की है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को ट्रेन कर सकें। ऐसे प्रदेश के 600 इंटरमीडिएट कॉलेज के अंदर भी प्रोजेक्ट प्रवीण के अंदर हमारा काम चल रहा है। बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिन जिन लोगों ने आईटीआई की, कौशल विकास से प्रशिक्षण लिया, मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं कि मन लगा कर आपने 1 साल का, 1.5 साल का, 6 महीने का, 2 साल का कोर्स किया तो आप बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं रह सकते। आपको काम करने का अवसर मिलेगा, आपका जीवन भी प्रसन्न होगा, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो संकल्प है, दोबारा इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जैसा संकल्प आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, हम सब मिलकर के उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। आज विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश के युवाओं को, प्रशिक्षण दाता को, इंडस्ट्री के सब लोगों को, हमारी पीएचडी चैम्बर, हमारे जो इंडस्ट्री के सब लोग हैं, पीएचडी वाले हैं हमारे, और जितनी भी इंडस्ट्री के, इसके साथ साथ उन सबको भी हमारी बधाई है कि जो लोग हमारे युवाओं को ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं और उनको साथ साथ अप्रेंटिस भी कराने का काम करते हैं। मैं उन सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। के अवसर पर आप सभी के आगमन का यहाँ बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब मैं स्मृति चिन्ह भेंट हेतु प्रमुख सचिव महोदय डॉक्टर हरिओम जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आज की स्मृतियों को संजोए रखने के लिए सुंदर स्मृति चिन्ह भेंट करें। विघ्न विनाशक गणपति महाराज और आप सबकी जोरदार तालियां मंच तक पहुंचे। अनुरोध करूंगी मिशन निदेशक श्री पुलकित खरे जी से कि मंचासीन माननीय कृषि मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः अनुरोध करूंगी मिशन निदेशक जी से कि माननीय मंत्री एमएसएमई श्री राकेश सचान जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः अनुरोध करूंगी मिशन निदेशक माननीय राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। निदेशक महोदय श्री अभिषेक जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि मंचासीन माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा योजन को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं पुनः अनुरोध करूंगी श्री अभिषेक जी से कि मंचासीन मुख्य सचिव महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अनुरोध करूंगी कि आप ये स्मृति चिन्ह सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी को भेंट करें। और अभिषेक जी से ही पुनः अनुरोध है कि प्रमुख सचिव महोदय डॉक्टर हरिओम जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। आत्मनिर्भर युवा ही उत्तर प्रदेश के विकास का आधार है। ऐसे भाव से विरासत और विकास के मूल मंत्र के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में युवाओं की महत्वाकांक्षाओं एवं प्रतिभा को अनवरत गति प्राप्त हो रही है। वहीं प्रदेश का चौतरफा विकास भी हो रहा है। ऐसे ही तपस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित कर हम सब का मार्ग प्रशस्त करें। आप सब तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।
अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्रम और सेवायोजन विभाग के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मुन्नू कोरो जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, सलाहकार मुख्यमंत्री श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता डॉक्टर हरिओम जी। आज के इस समारोह में यहां पर उपस्थित व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता को किसी न किसी रूप में सहयोग करने वाले, आगे बढ़ाने वाले इंडस्ट्री स्किल मिशन, विभिन्न आईटीआई और कौशल विकास केंद्र से जुड़े हुए हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी को आज वर्ल्ड स्किल डे के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहभागिता निभाने वाले सभी मान्य जनप्रतिनिधियों और वहां के जितने भी युवा आज के इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं और प्रदेश भर के सभी युवाओं को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इस बार का जो थीम दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर, वह है एआई और डिजिटल स्किल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करना। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है और 25 करोड़ की इस आबादी को युवाओं की जो संख्या है और कामकाजी जो वर्ग है यूपी के अंदर 56 से 60% लोग ऐसे हैं जो कामकाजी तबके से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को उसके अनुरूप कार्य मिल सके, इसके लिए डबल इंजन सरकार निरंतर प्रयत्नशील है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस दिशा में सरकारों के स्तर पर किए गए प्रयास के कुछ सफल उदाहरण आपके सामने जिन युवाओं को अभी सम्मानित किया गया है, उनकी सक्सेस स्टोरी आप सब ने यहां पर सुनी है। कैसे इन युवाओं ने, जिन्होंने अपनी परंपरागत शिक्षा तो अर्जित की, लेकिन असहाय की स्थिति में आने के बाद जब उन्हें कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के स्तर पर किए गए ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने आवेदन किया, फिर ट्रेनिंग ली और आज सफलतापूर्वक अपने कैरियर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा पैकेज प्राप्त कर रहे हैं जिसमें 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए प्रति माह कमाने की उनकी स्थिति आ चुकी है। और मैं इन सभी युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इस
कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कार्य की कमी नहीं, कार्य की भी कमी नहीं है और मानव संसाधन की भी कमी नहीं है। हमारे पास स्केल है, लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए ही ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रही है। 50 लाख युवाओं को अब तक हम उपलब्ध करा चुके हैं। पचास लाख युवा अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 आईटीआई को जिस रूप में न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेड और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का काम किया है। यह एक नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के जो स्केल है उसको स्किल में बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयास का ही एक दूसरा उदाहरण है। ये 150 आईटीआई केवल आईटीआई न रहे, बल्कि यह हब एंड स्पोक मॉडल पर काम कर सके। लगभग 400 के आसपास गवर्नमेंट आईटीआई प्रदेश के अंदर संचालित हैं और लगभग 3000 आईटीआई निजी क्षेत्र के द्वारा भी संचालित हैं। गवर्नमेंट के स्तर पर संचालित आईटीआई में फीस कुल 40 रुपया है। निजी क्षेत्र में भी जो आईटीआई हैं, उन आईटीआई में भी गवर्नमेंट वहां पर बहुत सारी इंसेंटिव देती है। खासतौर पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देती है, अन्य प्रकार से उन्हें सहयोग भी करती है। उन सभी युवाओं के लिए एक अवसर है कि हम सब ये विभाग के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं कि मार्केट की मैपिंग करना, डिमांड के अनुसार उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करना और फिर उसके अनुसार उन्हें स्किल डेवलपमेंट के में पारंगत करते हुए इंडस्ट्री तक पहुंचाना। मैं धन्यवाद दूंगा, यहां पर कुछ इंडस्ट्री लीडर्स भी आए हुए हैं। उन लोगों के द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ हुआ है। आपने पिछले 8 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी होती है, सरकार की नीयत ठीक होती है, तो देखते ही देखते निवेश की भी झड़ी हमें देखने को मिलती है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी के अंदर आए और 15 लाख करोड़ के ये सभी निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए अवसर भी प्रदान करते हैं। यानी इन 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के जो प्रस्ताव हमने ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए हैं, प्रस्ताव हमें 45 लाख करोड़ के प्राप्त हुए, लेकिन जिन्हें अब तक शिलान्यास करके प्रोडक्शन के साथ जोड़ा गया है, ये 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। इनमें लाखों युवाओं के लिए नौकरी के अवसर हैं और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जुड़ेंगे तो उस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है, उसके अनुरूप हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है
कि इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाला यह युवा अपने प्रोजेक्ट वर्क को इंडस्ट्री के अंदर पूरा करे। इस दौरान उसे पीएम और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम के साथ जोड़ करके 5,000 रुपया महीना भी 1 वर्ष तक गवर्नमेंट उसे उपलब्ध करवाएगी। यानी मां बाप के ऊपर वह बोझ नहीं बनेगा, बल्कि स्वयं कमाने वाला वहां दिखेगा। और उसके बाद 1 वर्ष के बाद उस अनुभव का लाभ लेते हुए अगर इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो इंडस्ट्री उसका सिलेक्शन भी कर सकती है, और नहीं तो मार्केट में उसकी डिमांड इतनी ज्यादा होगी वो स्वयं ही उसके अनुरूप अपने लिए कहीं भी काम की तलाश कर सकता है। याद रखना, योग्य व्यक्ति के लिए कार्य की कमी नहीं है और किसी भी फील्ड में तैयार काम की कमी नहीं है। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में परंपरागत उद्यम को प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हमारी जो नीति रही है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा प्राप्त हुई। आप अनुमान कर लीजिए, देश के अंदर और दुनिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी यह सुविधा नहीं प्राप्त हुई होगी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए भी उन्हीं के यहां ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाना और फिर उन्हें बैंकों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, यह भी एक अभिनव कार्यक्रम और सफलतापूर्वक इसको भी आगे बढ़ाया गया। 1 लाख से अधिक युवाओं, 1 लाख से अधिक लोगों को इस ट्रेनिंग के साथ जोड़ा गया और उन्हें सफलतापूर्वक अपने कारोबार के साथ जोड़ा गया, जो जिसके बगैर हमारी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो चल ही नहीं सकती। लेकिन उनके पास उचित ट्रेनिंग नहीं थी, डिजाइनिंग नहीं थी, पैकेजिंग नहीं थी। उनके साथ जोड़ने का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिलता है। सरकार ने एमएसएमई विभाग के माध्यम से जो युवा अपने आप अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, जो युवा स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, उसके लिए सीएम युवा के नाम पर एक नई स्कीम निकाली और इसमें हम लोगों ने प्राथमिकता दी कि जिन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के माध्यम से कोई सर्टिफिकेट लिया है, आईटीआई का कोई सर्टिफिकेट लिया है, पॉलिटेक्निक किया है, डिग्री ली है, उन लोगों को हमने व्यवस्था दी है कि हम उन्हें 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण देंगे, मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाएंगे। मुझे प्रसन्नता है, हमने इसी वर्ष 24 जनवरी को इसको लॉन्च किया स्कीम को, और अब तक 50,000 से अधिक युवा इस स्कीम के साथ जुड़ चुका है। इसमें उस व्यक्ति को केवल अपना मूलधन वापस करना है और मूलधन वापस कर देगा, ब्याज जितना में लगेगा वो सरकार चुकता करेगी और अगली बार फिर उसे 7.5 लाख रुपए तक की हम बैंक से ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। याद रखना कि व्यवसाय इसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। एक शुरुआत, बिना अपने मां बाप पर बोझा बने कोई भी युवा जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के मार्केट की मैपिंग करते हुए वह इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। इतनी अच्छी स्कीम लाई गई है, कोई भी व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। यानी कितने कार्य आपको बताए, अगर आपको डिजिटली सक्षम बनना है, आप किसी कॉलेज में, आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में या किसी भी अन्य संस्थान में कोई डिग्री, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो आपको टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा सरकार के द्वारा फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। निवेश के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
कि हर जनपद में हर व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसर खुल सके। परंपरागत उद्यमी और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कारीगर और हस्तशिल्पी को पीएम विश्वकर्मा या मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से जोड़ करके उसे जीवन के नए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और सीएम युवा के माध्यम से भी ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवा करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया जा रहा है। इतने अवसर हैं, और अवसर यहीं पे नहीं है, ये तो यूपी के अंदर के अवसर हैं, देश के अंदर अलग है और दुनिया के अंदर भी है। याद करना, पूरी दुनिया के अंदर आज के दिन पे और देश के अंदर भी स्किल मैन पावर की आवश्यकता है। स्किल मैन पावर, जिस फील्ड में आप चयन करें, जो ट्रेड चयन करें, उस ट्रेड में पारंगत होइए। ए टू जेड तक सब कुछ आपको आना चाहिए, दिखना चाहिए। क्या टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर, उस टेक्नोलॉजी में पारंगत होना चाहिए। डिमांड क्या है, उस डिमांड के अनुसार अपने आप को स्किलफुल बनाने की तैयारी होनी चाहिए। अगर आप बनाते हैं तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। याद रखना, यह आपके लिए एक अवसर है। और यही कारण है, हम जब इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार, मार्केट की डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोगों ने कुछ अन्य माध्यम भी अपनाए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, एनईपी 2020 के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो एनईपी लागू की गई देश के अंदर, इसमें हर छात्र के लिए आवश्यक है कि अगर वह अपनी सामान्य डिग्री ले रहा है तो उसको तब भी किसी एक फील्ड में स्किल डेवलपमेंट के किसी एक कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। और बड़े अवसर इस दिशा में हैं, बहुत बड़े अवसर इस क्षेत्र में आ रहे हैं। आज माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी आईटीआई के साथ मिलकर के, व्यवसायिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के हर माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विद्यालयों के बच्चों को भी किसी न किसी ट्रेड में ट्रेंड करने का काम चल रहा है। उनके नियमित क्लासेज वहां चलती है, या वे बच्चे आपके आईटीआई में आकर के वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब तो हम दो, यानी ड्वेल सर्टिफिकेट और ड्वेल डिग्री भी ले सकते हैं, दोनों एक साथ ले सकते हैं। पहले होता था कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति मानविकी में या साइंस के किसी विषय को लेकर के काम कर रहा है, कोई डिग्री ले रहा है, डिप्लोमा ले रहा है, तो केवल एक विषय को लेके लेगा। लेकिन एनईपी आपको इस बात की स्वतंत्रता देता है कि एक साथ आप दोनों डिग्री ले सकते हैं, या एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट एक साथ ले सकते हैं, या एक डिप्लोमा या एक सर्टिफिकेट का कोर्स एक साथ कर सकते हैं। यानी ये सभी सुविधाएं आपके पास है। हमें अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक करना होगा, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। और यूपी की जैसे राज्य में जहां अवसर की कमी नहीं, अलग अलग सेक्टर में, आज कृषि मंत्री भी यहां पर आए हैं, कृषि मंत्री जी के यहां भी खाद्यान्न की नई नई उपजें आ रही हैं। उन खाद्यान्न को पैकेजिंग के साथ जोड़ने, वेयर हाउसिंग के साथ जोड़ने, फूड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के साथ जोड़ने और उसकी पैकेजिंग को मार्केट तक पहुंचाने की दिशा में भी कुछ नए प्रयास हो सकते हैं। दुनिया मांग कर रही है, बहुत सारे लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश तो देश का खाद्यान्न का कटोरा माना जाता है। प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न, इतनी उर्वरा भूमि, पर्याप्त जल संसाधन,
हमें भी उस दिशा में कुछ नए प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना है, पीएम विश्वकर्मा या सीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये सभी आपके लिए नए अवसर उपलब्ध करवाते हैं, जहां पर आप कार्य कर सकते हैं, जिसके माध्यम से नए रोजगार का सृजन भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें और अच्छी प्रगति की दिशा में कार्य करना होगा, इसकी गति को बढ़ाना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से, यानी पिछले 8 वर्ष में यूपी स्किल मिशन के अंतर्गत 12 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी गई। इनमें लगभग 6 लाख लोग रोजगार के साथ सीधे जुड़े। कुछ लोगों ने अपने स्वयं के स्टार्टअप भी स्थापित किए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब कोई युवा आईटीआई से निकले, किसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर से निकले, किसी व्यवसायिक और उद्यमिता से जुड़े हुए केंद्र से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके निकले, तो उसके हाथ में जॉब का कार्ड भी होना चाहिए। और जॉब का कार्ड तभी होगा जब इंडस्ट्री के साथ हम उसको जोड़ेंगे, या किसी उद्यम के साथ हम उसको सीधे वहीं से जोड़ने का काम करेंगे। उस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तैयार हो सकती है। दूसरा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम न्यू एज कोर्सेज के साथ चल रहे हैं। इस वर्ष की थीम भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल के माध्यम से युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना है। हमें आज की इस न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा। रोबोटिक में ढेर सारे अवसर हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी में ढेर सारे अवसर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अवसर की पूरी एक नई व्यवस्था है, 3D प्रिंटिंग में आपके लिए ढेर सारे अवसर हैं। लेकिन हम इस बात को भी ध्यान दें कि परंपरागत जो हमारे ट्रेड रहे हैं उसको हम विस्मृत न कर लें। याद रखना, हमें मार्केट की मैपिंग करके उसके अनुसार तय करना होगा। एसी मैकेनिक नहीं मिल रहे, फ्रिज के टेक्नीशियन नहीं मिल रहे, किसी के घर में सीलिंग फैन खराब हो जाता है, उसके टेक्नीशियन मिलना कठिन हो जाता है। कहीं बिजली की कोई समस्या खड़ी हुई, वह भी एक समस्या होती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक शुद्ध पेयजल प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। पीएनजी के माध्यम से रसोई गैस भी पाइपलाइन से घर घर पहुंच रही है। लेकिन अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो प्लम्बर नहीं है। ये सभी एक साथ हमें इस फील्ड में भी अपने युवाओं को पारंगत करके उसको डिमांड के अनुसार वहां पे उपलब्ध करवाना होगा। अब याद करिए, अकेले प्लम्बर में ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 57,000 ग्राम पंचायतों में, यानी अगर आप रेवेन्यू विलेजेज की बात करेंगे तो 1,05,000 ऐसे राजस्व गांव हैं जहां पे प्लम्बर की कमी दिखती है, प्लम्बर की आवश्यकता वहां महसूस होती है। हमें उस दिशा में पारंगत होना पड़ेगा। वेल्डिंग, आज कौन सी वेल्डिंग का जमाना है? हम परंपरागत जो रॉड से पहले वेल्डिंग होता था और पुराने तरीकों से हट करके नई तकनीक को हमें अपनाना पड़ेगा। हम उस दिशा में कार्य कर सकेंगे, उसका लाभ हमें होगा, हमें मार्केट में काम भी मिलेगा। पीएनजी के लिए पाइपलाइन बिछ रही है और पीएनजी की उस पाइपलाइन के माध्यम से
हर घर तक रसोई गैस पाइपलाइन से उपलब्ध करवाने की जो कार्रवाई हो रही है या इंडस्ट्री तक पहुंचाने की कार्रवाई हो रही है, उसके लिए भी स्किल मैन पावर उपलब्ध हो सके, ये विभाग को उस दिशा में भी प्रयास करने चाहिए। अन्य परंपरागत कार्यक्रमों में, यानी अगर हमने इन सभी चीजों के साथ साथ विभाग को औद्योगिक विकास, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, इन सब के साथ मिलकर के एक ठोस कार्य योजना के साथ अपने आप को तैयार करना होगा कि एक और जहां हमें इन युवाओं को इन सभी में अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के ऑप्शन होने चाहिए किसी युवा के पास, कि उसकी मर्जी आए कि वह इंडस्ट्री में जा सकता है, बड़े उद्योगों में काम करना चाहता है, उसकी मर्जी आए वह सूक्ष्म या लघु मध्यम उद्यम या किसी कुटीर उद्योग में काम करना चाहता है, उसकी मर्जी आए वह स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है। अलग अलग फील्ड में उसके लिए ढेर सारे अवसर दिखने चाहिए, एक कंपटीशन इसमें दिखना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग से ही यह संभव हो सकता है। उस अच्छी ट्रेनिंग के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, अब तक के प्रयास सराहनीय रहे हैं, लेकिन इसमें और गति देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास, जो मैंने भी पहले भी कहा, 56 से लेकर 60% युवा ऐसा है जो कामकाजी है। जो हमारी कामकाजी तबका है, ये 56 से 60% है। इसमें ज्यादातर युवा है। उस युवा के हाथ को काम मिलना चाहिए, और अपने ही राज्य में अगर उसे काम मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ढेर सारे अवसर उसको प्राप्त होने लग जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ दे पाएगा। आज के इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि जो सक्सेस स्टोरी यहां पर जिन लोगों की देखने को मिली है, हर जनपद में इस प्रकार के उदाहरण होंगे, उन सभी को एक साथ समाहित करते हुए हम पब्लिक के सामने, युवाओं के सामने उन लोगों को प्रस्तुत करें। लगातार इन युवाओं को अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए इंडस्ट्री के साथ जोड़ें, एमएसएमई विभाग के साथ भी जोड़ें, अन्य जो भी अवसर मार्केट के हैं और दुनिया में भी, फिर पहले प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, और जब इसके बाद अगर किसी युवा को बाहर जाने की आवश्यकता महसूस होती है तो यहीं की इंस्टीट्यूशन में उसे लैंग्वेज की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर जर्मनी जा रहा है तो जर्मन भाषा वो जर्मनी में जाके सीखे। हमारे आईटीआई में ही या हमारे उद्यम स्किल डेवलपमेंट के सेंटर में ही हम नियमित रूप से अगर आधे घंटे की भी उसकी क्लास लें, अतिरिक्त क्लासेज वहां पे चलवा लें, और वहीं पे वो जर्मन भाषा के बारे में एक बार ट्रेनिंग ले लें, और फिर वहां की डिमांड के अनुसार हम उसको वहां भेजेंगे, बहुत अच्छा उसको वहां पे रोजगार मिल सकता है, अच्छा काम वहां पे कर सकता है। बहुत सारे युवा जो बाहर गए हैं उन्होंने इस दिशा में अच्छे प्रयास भी किए हैं, लेकिन ट्रेनिंग जापान के लोग बड़ी मांग कर रहे हैं। अभी बीच में जापान के एम्बेसडर भी आए थे, उन्होंने भी इस बारे में कहा था कि हमें यूपी के युवाओं की आवश्यकता है, स्किल मैन पावर की आवश्यकता पूरी दुनिया के अंदर है, देश के अंदर भी है और प्रदेश के अंदर भी है। उसके अनुरूप इन युवाओं को तराशना और उन्हें इंडस्ट्री की तलाश को पूरा करने में योगदान दे देना, अगर विभाग इसको करने में सफल होता है तो प्रधानमंत्री जी का विजन जमीनी धरातल पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इन सफलतम युवाओं की कहानी के माध्यम से ही हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को साकार कर पाएंगे। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को भी हमें विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित करना होगा। हमने 2029 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक लक्ष्य रखा है।
हमारे पास 4 वर्ष का समय है। इन 4 वर्ष की समय सीमा को हम इन युवाओं के माध्यम से उस विजन को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को, आप सभी युवाओं को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग जीवन में हताश और निराश न हो। हताशा और निराशा में जीवन नहीं है। आपने देखा होगा जिन लोगों के सफलतम उदाहरण सामने आए हैं, इन्होंने अपने ऊपर कभी भी हताशा निराशा सामने हावी नहीं होने दी। जूझते रहे, परिस्थितियों से जूझते रहे और जूझने के बाद सही ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छा प्लेसमेंट प्राप्त किया है और आज सफलता की एक नए उदाहरण बने हैं। आप सब भी उस प्रकार का उदाहरण बन सकते हैं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आपने इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम की गरिमा को एक नई ऊंचाई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नई मुंबई में मूसलाधार बारिश। नई मुंबई में भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जल प्रवाह की स्थिति बनी हुई है। लगातार हो रही भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है, जिसमें यातायात प्रभावित हुआ है और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। मोहन यादव बोले, दुबई व्यापार का नया वैश्विक द्वार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी दुबई यात्रा के दौरान व्यापारिक बैठक की और से निवेशकों से संवाद किया। उन्होंने कहा, 13 से 15 जुलाई के बीच दुबई यात्रा के दौरान मैंने व्यापारी प्रतिनिधियों, भारतीय समुदाय के लोगों और दुबई प्रशासन से मुलाकात की। मैं भारत के महावाणिज्य दूत का भी विशेष रूप से आभारी हूँ। दुबई के अपने दौरे में मध्य प्रदेश से आने के बाद 13 से 15 जुलाई के बीच ये जो गर्म भरी स्वागत, हमारी सभी व्यापारिक मीटिंग्स और जिस प्रकार से दुबई सरकार ने इस भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार मध्य प्रदेश के सारे अधिकारियों के साथ हमारा ये जो पूरा आयोजन रखा है, मैं एक तरह से सभी निवेशकों का, भारतीय समुदाय के सभी नागरिकों का, यहाँ की सरकार के सभी अधिकारियों का भी आभार मानता हूँ और भारत सरकार के हमारे वाणिज्य महादूतावास सतीश जी और उनकी पूरी टीम का भी आभार मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुबई की ताकत को पहचाना। 2015 से उनने दुबई के माध्यम से दुनिया में व्यापार का एक नया दरवाजा खोलने का काम किया और जिस प्रकार से उनने अपनी सर्वाधिक विजिट यहाँ की है, वो दुबई के लोगों के लिए, भारतीय व्यापारियों के लिए, विश्व व्यापार के लिए वाकई एक माइलस्टोन की तरह उनका ये अभियान रहा है। उसी सिलसिलों को पकड़ के मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने इस विकास यात्रा को न केवल बदस्तूर उस भावना के अनुसार जो मजबूत आधार स्तंभ बने, इस भाव से इसकी पूरी डिजाइन तैयार की थी, जिसके माध्यम से वैश्विक संवाद 2025 के तहत मैंने जेबेल अली फ्री जोन अथॉरिटी जाफजा के साथ अधिकारियों के साथ टेक्सटाइल, नवकरणीय ऊर्जा, एविएशन, खनन और धार्मिक पर्यटन जैसे स्थानों के लिए विस्तार से हमने भविष्य की संभावनाओं पर प्लानिंग की है। मुझे लगता है कि इस पे काफी रिस्पांस भी हमको आया है। डीपी वर्ल्ड भारत मार्ट के तहत भारतीय व्यापारियों के लिए नए अवसरों पर विचार विमर्श का उत्साहजनक परिणाम दिखाई दिया है। दुबई टेक्सटाइल सिटी में टेक्समास एसोसिएशन के साथ पीएम मित्रा पार्क धार, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन मुकेश वोरा, यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी, विभिन्न मुलाकातों से इस दौरे को भी वजन मिला है और भविष्य की ठोस आधार बना है, जिसपे हमारी एयरलाइंस के माध्यम से मध्य प्रदेश से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस अवसर पर अबू धाबी में बीपीएस मंदिर के दर्शन, भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ बैठकें, भारतीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में हमने ठोस काम किया है। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, माइनिंग की संभावना और एसजी/एसटी प्रतिपूर्ति, पूंजीगत अनुदान जैसे प्रावधान ने निवेशकों को जब हमने बताया तो उन्होंने उत्साह के साथ इसमें इस बात को समझने का प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से सभी निवेशकों का, जाफजा, डीपी वर्ल्ड, भारत मार्ट और उनसे जुड़े सभी सहयोगियों का आभार भी मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला न केवल हमारा आगे भी जारी रहेगा, बल्कि भविष्य में मध्य प्रदेश से आकर के व्यापारियों का हमारा अलग अलग जब कोई बड़े आयोजन होते हैं उसमें हम न केवल भागीदार बनेंगे, बल्कि और अच्छे इस ट्रेड को कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सबका आभार। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आदित्य ठाकरे बोले, पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब देश में आतंकी गतिविधियां जारी है तो पाकिस्तान से किसी भी तरह के संबंध नहीं रखे जाना चाहिए। आदित्य ठाकरे बोले, मैंने पहले भी यही पूछा था। एक तरफ हम पुलों का नाम सिंदूर जैसे प्रतीकों पर रखते हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान से खेलों के बहाने रिश्ते जारी रखते हैं। मैंने ये सवाल पिछले हफ्ते भी पूछा था, मैंने सोशल मीडिया पे पूछा था कि एक तरफ हम ब्रिज का नाम सिंदूर करते हैं, एक तरफ अगर आप देखें तो भाजपा सिंदूर का एक कुछ प्रोग्राम करने वाली थी, लेकिन शायद हम ही एक पार्टी है जिसने पहले से कहा है कि जब तक पाकिस्तान से सारे के सारे तरह की जो हमले हैं, आतंकवादी कार्रवाई है, वो रुकती नहीं है, तब तक उनसे कोई रिश्ता ना होना चाहिए, कोई ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या वही भाजपा आज जो सिंदूर का नाम सब जगह देने की कोशिश कर रही है, राजनीति करने की कोशिश कर रही है,
ठीक है, इससे कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं की सरकार के कह रहे हैं कि हॉकी खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, वही भाजपा के लोग कहते हैं क्रिकेट खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। पिछले साल हमें बताया गया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसी बांग्लादेश को 50,000 टन चावल इसी भाजपा की सरकार ने भेजा था और उन्हीं के साथ क्रिकेट भी इसी भाजपा की सरकार ने खेला था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत दूध उत्पादन में बना विश्व नंबर 1। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI के निर्देशक डॉक्टर धीर सिंह कहते हैं कि भारत आज विश्व में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। उन्होंने बताया कि भारत विश्व की कुल दूध आपूर्ति का 24 से 25% योगदान देता है। धीर ने कहा कि NDRI में मूल्य कार्य डेयरी विकास है। पशुधन हमारे देश की रीढ़ है। ये न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि लाखों किसानों, विश्वकर ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का भी प्रमुख स्रोत है। चलिए, धन्यवाद। आपने एक जो वर्ड कहा कि NDRI को उपलब्धियां, तो मैं आपके इस वर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मान रहे हैं कि NDRI अच्छा काम कर रहा है। तो उसी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो NDRI का जो मेन मैंडेट है वो डेयरी है, आप जानते हैं, और लाइव स्टॉक हमारा हिंदुस्तान की जो एक बैकबोन है। लाइव स्टॉक केवल इसलिए नहीं है कि डेयरी, उसका लाइव स्टॉक में डेयरी 80% कंट्रीब्यूशन है, साथ साथ में लाइवलीहुड भी जो है हमारे देश के लिए, जो किसान हैं, किसान भाइयों के साथ लाइवलीहुड भी है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी वुमेन भी जुड़ी हुई हैं। हम मिल्क में नंबर 1 है, आप जानते हैं। 25%, 24 और 25% का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड मिल्क में है। ये सब आप लोग हमेशा लिखते रहे, जानते हैं, और इतना पॉपुलर है कि आप लोग सब जानते हैं। बट ये भी हमें मानना चाहिए कि हमारी जो थोड़ी सी जो कुछ आगे की जो मेन हमें काम करना है वो है कि मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। मिल्क की प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि ये पर बैग पर एनिमल कितना मिल्क जो देता है, वो थोड़ा हमारा चिंता का विषय है। और बात बीच बीच में बात भी उठती है कि आपके पास एनिमल ज़्यादा हैं इसलिए मिल्क का प्रोडक्शन है, लेकिन पर एनिमल अगर देखा जाए विदेशों की क्षेत्र में तो थोड़ा हमारा कम है। कम मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि हम किसी से साइंस में कम हैं, कम इसलिए है क्योंकि हमारे में ब्रीडिंग, बहुत सारी ब्रीड्स हैं। हमारे देश की अपनी सभ्यता है, हमारी काऊ हैं, बहुत सारी काऊ हैं, तो उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे होता है। तो हमने जो अपनी ब्रीड बनाई उनका अच्छा है, लेकिन उसको अभी हमने रजिस्टर्ड भी करा रहे हैं और उसको बाद में हम इसको पॉपुलराइजेशन करेंगे। जो नई ब्रीड बनाई है उसका अच्छा एवरेज है, लेकिन सारे एनिमल की ब्रीड एक जैसी प्रोड्यूस नहीं करते, और जब उनको हम इकट्ठा करते हैं तो पर एनिमल कम पड़ता है। अब इसके लिए एक तरीका ये होता है कि हम सिलेक्शन करें, वो लंबा प्रोसेस है, वो चल ही रहा है, काफी कई दशक से हमने सिलेक्शन कर रहा है। अगर हम उसमें देखें तो हमने बड़ी उपलब्धि की है, वो कभी और बात करेंगे। लेकिन इसका फास्टर मल्टीप्लिकेशन एक अच्छा तरीका है कि हमारे बहुत अच्छे दुधारू मिल्क अगर है तो उनको हम कैसे फास्टर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो जो फास्टर मल्टीप्लिकेशन है, अच्छे दुधारू को नंबर बढ़ाएं और जो खराब एनिमल है उनको फिर निकालते जाएं। तो मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका होता है कि बहुत अच्छा एनिमल है तो दोबारा तुरंत आप बना लीजिए। अब तुरंत अगर बनाना है एनिमल को तो हर एक एनिमल का अपना जेस्टेशन पीरियड होता है। तो हम लोग जो बनाते हैं एक टेक्निक, दो टेक्निक्स हैं। एक हमने जैसे क्लोनिंग है, किसी एनिमल को हम 9 महीने का जेस्टेशन तो मिनिमम चाहिए, उसका किसी का टिश्यू लेकर के और हम उसको क्लोन कर लेते हैं। दूसरा एक टेक्निक्स और भी है जो हमारे वहाँ स्टैंडर्डाइज है, जो सब कहीं पूरे दुनिया में है, ओवम पिकअप है। लार्ज लाइव एनिमल से ओवा निकाल करके और उसको हम फिर बाद में बाहर एम्ब्रियो ट्रांसफर कर बना करके और ट्रांसफर करके सर्वोगेट में हम एनिमल अच्छा हाई यील्डिंग का कर लेते हैं। उसी दिशा में आपको याद होगा कि हमने एक गिर का क्लोन किया था, क्योंकि गिर की अभी मल्टीप्लिकेशन इतनी अच्छी और प्रोडक्टिविटी नहीं, तो गिर में हमने एक क्लोन किया था अच्छे एनिमल की जिसका 17 और 18 लीटर था। उस क्लोन को आपने पॉपुलर किया जिसका नाम हमने गंगा रखा। अब उसका क्या है कि जब वो अगर उसको नॉर्मल हमारा चलाते रहें तो लगभग 18 महीने और 20 महीने के बाद 24 महीने तक मैच्योर होती है नॉर्मली, कि वो एनिमल आएगा, हीट में आएगी, फिर उसका हम इंसेमिनेशन करेंगे और बच्चा होगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। औरैया में महिला आयोग की जनसुनवाई। महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता आज औरैया पहुंची है, जहां उन्होंने महिलाओं से जुड़ी शिकायतों की जनसुनवाई की। उन्होंने बताया, आज मुझे महिला आयोग की ओर से जनसुनवाई के लिए यहां आना था। कुल 29 प्रार्थना पत्र हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर पेशेंट से जुड़े हुए थे और उनका मौके पर ही समाधान कर दिया गया है।
आज औरैया जनपद में महिला आयोग की तरफ से आज जन सुनवाई में मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे 19 प्रार्थना पत्र आए, जिसका एक मौके पे ही उसका निस्तारण हो गया, क्योंकि पेंशन संबंधित वो प्रार्थना पत्र था। और ज्यादातर जो प्रार्थना पत्र थे वो जमीन से संबंधित थे अधिकतर, और कुछ घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, वो भी केसेस थे। मैं यहाँ पे सब अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन लोगों ने सारे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया। और निश्चित है अगली बार जब मैं जन सुनवाई में आऊंगी तो जो एक रहता है ना कि होता कुछ नहीं है, क्योंकि जन सुनवाई तो डीएम साहब भी लगाते, तहसील स्तर पे भी होती, ब्लॉक स्तर पे भी होती, सब जगह जन सुनवाई। लेकिन मैं वो एक जो मिथक है उसको तोड़ना चाहूंगी कि महिला आयोग की जन सुनवाई में जो आया है उसके हर उसका निस्तारण हुआ। और केवल एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, अब हमारे यहाँ महिला आयोग ने ये निश्चय किया है, राज्य महिला आयोग की हम लोगों के हर महीने एक बैठक होती है लखनऊ में, तो ये निश्चित किया है कि हम लोग जन सुनवाई के साथ हम लोग निरीक्षण भी करते हैं जेल का, हॉस्पिटल का, उसके आंगनबाड़ी केंद्रों का। लेकिन अब ये भी निश्चित किया है कि महिलाओं से संबंधित जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी एक जन चौपाल लगा करके, और उनको भी जो जिनको कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिला उनको वो लाभ दिलाया जाए। मैं यहाँ पे आज दिव्यापुर में मैंने ये तय किया, मैं इसके लिए यहाँ के चेयरमैन राघव जी का धन्यवाद देना चाहूँगी, और साथ ही हमारे डीपीओ साहब जिन्होंने जो मैंने प्लानिंग करी उसका उन्होंने पूरा साथ दिया। सारे अधिकारी यहाँ पर आए और सफल कार्यक्रम रहा। और निश्चित आगे मैं इसको, अभी तो मैं दिव्यापुर में, निश्चित ही इसको ब्लॉक लेवल पे ले जाऊंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए कहीं भी आना जाना उनके लिए कठिन काम होता है। लेकिन मैं यहाँ सभी संबंधित अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए, मैं उनको बार बार याद दिलाना चाहती कम से कम महिला आयोग की साख को बनाए रखें। जब मैं लखनऊ, आपको बता दूं, लखनऊ में जाती हूँ, पूरे यूपी से पर डे 300 से 500 तक प्रार्थना पत्र आते हैं। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जो लखनऊ से यहाँ पे संबंधित डिस्ट्रिक्ट में भेजे जाते हैं, जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है प्रार्थना, लेकिन मैंने देखा उसका शायद गंभीरता पूर्वक निस्तारण नहीं होता है। तो मैंने एक काम किया कि जितनी वहाँ पे लखनऊ में जितने आयोग को गए थे उसकी पूरी मैंने फाइल निकलवा के, मैंने संबंधित जितने वहाँ प्रार्थना पत्र गए थे मैंने सबसे फोन पे बात की कि आपकी मतलब सुनिए कि मई, जून, जुलाई अभी तक अधिकतर लोगों ने यही बताया कि हमारे मतलब उनके पास तो कोई संबंधित संपर्क ही नहीं किया गया। तो मैं यहाँ पे अधिकारी जो बैठे हैं, मैं सबसे गंभीरता पूर्वक कहना चाहूंगी कि जो महाराज जी की इच्छा है, हमारे मुख्यमंत्री जी की, कि महिलाओं से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण हो। तो आप सबका हमें सहयोग चाहिए, और जिस तरह आप लोगों ने सहयोग दिया उसके लिए भी आप सब लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात में बारिश थमते ही सड़कों की मरम्मत शुरू। नगर आयुक्त स्वप्निल खरे ने जानकारी दी है कि पिछले 5 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण प्रशासन ने शहर की सड़कों की मरम्मत कार्य फिर से शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, मुख्य सड़कों पर काम शुरू हो गया है। अगले 3 से 4 दिनों के भीतर शहर भर में मरम्मत और सुधार कार्य पूरा कर लिया जाएगा, ताकि पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को कोई असुविधा न हो। છેલ્લા 5-6 દિવસથી વરસાદ અત્યારે થયો નથી, જેના કારણે રોડ રિસર્ફેસિંગનું જે કામ છે એ ઓલમોસ્ટ ધોરણે અમારા દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે। એક જ્યાં એસ્ફલ્ટથી કામ ચાલતું હતું, જે છે સબજેલથી કોર્પોરેશન ઓફિસ સુધીનો વિસ્તાર, અને બીજું હતું લાતી પ્લોટ, જ્યાં વેટમિક્સથી કામગીરી ચાલી રહી છે। એ સિવાય પણ રાત્રે જે કામગીરી કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે, દાખલા તરીકે રાત્રિ સફાઈની કામગીરી, સ્ટ્રીટ લાઇટ રિપેરની કામગીરી, એનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું અને જે સૂચનો હતા એ પણ આપવામાં આવ્યા। સાથે સાથે અત્યારે વાવડી રોડમાં જીવીપી અહીંયા એક પોઈન્ટ હતું જેમાં ખૂબ કચરો લોકો દ્વારા નાખવામાં આવતો હતો, એ પોઈન્ટ પણ અત્યારે આપણે જીવીપી રિમૂવ કરવા અર્થે અહીંયા જેટલું પોઈન્ટ હતું ત્યાં પ્રોપર એક્સકેવેશન કરી ત્યાં પેવર બ્લોક પણ નાખવામાં આવશે, સીટો પણ લગાડવામાં આવશે, અને સાથે સાથે ટ્રી ગાર્ડ સહિતના વૃક્ષો પણ લગાડવામાં આવશે, જેથી આ પોઈન્ટ જીવીપીની જગ્યાએ એક સારું બેસવાનો પોઈન્ટ થઈ જાય। જે મેજર રોડ્સ છે આપણા શહેરના, મેજર રોડ્સમાં અમારો પ્રયત્ન છે કે આવનારા 3 કે 4 દિવસમાં કોઈ પણ જગ્યા આપણને ચાલવામાં તકલીફ ન થાય એવા રોડ્સ કરવામાં આવશે। સાથે સાથ જે બીજા રોડ્સ છે જે
શેરી તો ન કહેવાય બટ આંતરિક રસ્તાઓ છે જવા માટેના, ત્યાં અમે આગામી સમયમાં આયોજન કરશું અને એસ્ફાલ્ટથી જે નાના નાના કોઈ જગ્યા ખાડા હોય કે એ હોય એના માટે પણ અમે ટીમો દિવસમાં કાર્યરત કરવાના છે. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पप्पू यादव बोले महागठबंधन का चेहरा राहुल गांधी हो। सांसद पप्पू यादव ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस और राहुल गांधी करेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है और बिहार में अगर महागठबंधन बनता है तो उनका मुख्यमंत्री चेहरा राहुल गांधी तय करेंगे। कांग्रेस हमेशा इस देश के एससी और एसटी के रेस्पेक्ट के लिए काम किया है। बाबा साहब अंबेडकर के विचारों और उनके संविधान की रक्षा की बात तब भी कांग्रेस, आज भी कांग्रेस, आज भी हमारे नेता राहुल गांधी। मैंने यही बात कही कि 5.2% बिहार में जाटप है और फिर हमारे नेता ने राजेश राम जी को अध्यक्ष बना के एक नेतृत्व दिया है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। कांग्रेस में नेतृत्व की कमी नहीं है। अब राजीव गांधी तारिक अनवर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, मैंने कहा कांग्रेस पर, लेकिन महागठबंधन के नेता कौन होंगे, कौन मुख्यमंत्री होंगे, यह हमारे लीडर राहुल गांधी जी तय करेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम फडणवीस बोले टेस्ला भारत में आ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई में टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने टेस्ला के भारत आगमन को एक नई शुरुआत और आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा बयान बताया है। उन्होंने कहा ये सिर्फ एक सेंटर का उद्घाटन नहीं है बल्कि ये बताना है कि टेस्ला अब भारत आ गई है और वे भी सही शहर और सही राज्य मुंबई और महाराष्ट्र में। At the very outset, I would like to welcome Tesla to India. I think this is not just inauguration of an experience center, but it is a statement that Tesla has arrived, a statement that Tesla has arrived in the right city, in the right state. That is the state of Maharashtra and the city of Mumbai, which is the entrepreneur capital of India, not just financial, commercial and entertainment capital, but also the entrepreneur capital of India. Mumbai stands for innovation. Mumbai stands for sustainability. And I think Tesla, as you have rightly said, is not just a car or a car company. It is all about design, innovation and sustainability, for which Tesla stands as a testament. And I think that is the one and only reason that it is loved globally. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजद सांसद सुधाकर सिंह का बयान। राज्य सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से संभावित चेहरे को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, वे किसी मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ते हैं। सुधाकर सिंह ने आगे कहा कि राजद केवल कांग्रेस नेतृत्व के अधिकृत बयान पर ही प्रतिक्रिया देते हैं। यदि कोई अन्य व्यक्ति बयान देता है तो हम न तो उसका समर्थन करते हैं और न ही उनकी निंदा। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मसला है कि वह किसको मीटिंग में बुलाएगी, किसको नहीं बुलाएगी, उनका पार्टी का मसला है। किसको पार्टी में रखेगी, किसको पार्टी से निकालेगी, उनका अंदरूनी मसला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के अधिकृत तौर पे कोई बयान को ही हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के बयान मानते हैं और अधिकृत बयान उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है या नेता प्रतिपक्ष राहुल जी का होता है या बिहार प्रदेश अध्यक्ष का। बाकी कांग्रेस के बिहाफ में कोई भी किसी का बयान का ना कोई समर्थन हम करने वाले लोग हैं, ना कोई खंडन करने वाले लोग हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री के पद का सवाल है, वह महागठबंधन की तरफ से भी हम एक बात कह सकते हैं
और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से तो 1000% कह सकते हैं कि तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और महागठबंधन में शामिल दलों का भी समर्थन पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। अब वक्त हो चला है दर्शकों छठ से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।